प्राइम वीडियो ने एनिमेशन की दुनिया में अपना दम दिखाया है और इस बार वो लेकर आए हैं एक शानदार सीरीज सीक्रेट लेवल। यह एक एनिमेटेड क्रॉसओवर एंथोलॉजी है जिसमें 15 एपिसोड्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स और एजेस के पॉपुलर गेम्स पर आधारित हैं। नेटफ्लिक्स की लव, डेथ एंड रोबोट्स से कंपैरिजंस होना लाजमी है, लेकिन सीक्रेट लेवल अपनी जगह पर एक दमदार सीरीज है। ज्यादातर सीजीआई एंथोलॉजी सीरीज की तरह सीक्रेट लेवल भी कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ जाती है। इसी वीडियो में हम इन सवालों को एक्सप्लोर करेंगे और हर एपिसोड के एंडिंग्स और थीम्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने भी सीक्रेट लेवल का पहला पार्ट देखा है और कुछ अनएक्सप्लेन्ड चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ओह, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वार्निंग, कुछ बड़े स्पॉयलर्स आपके रास्ते में हैं, तो ध्यान रखें। लास्टली, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। डंजन्स एंड ड्रैगन्स द क्वींस क्रेडल एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां पर फैसिनेटिंग क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स रूल करते हैं जो लेजेंडरी टेबल टॉप गेम से इंस्पायर्ड हैं। ये एनिमेटेड स्टोरी उस रिच लोर से इंस्पिरेशन लेती है जो बोल्डर्स गेट 3 को जन्म दिया था और क्लासिक फैंटेसी क्वेस्ट का सेटअप करती है जिसमें पार्टी मेंबर्स अपनी अपनी क्वर्क्स के साथ आते हैं। पहले हमारे पास है मोरा, एक गोलायत जो एक मिनी जायंट है और एक होली वॉरियर है। एक पैलेडिन, टैली एक क्लेवर नोम विजर्ड है जिसका मैजिक स्पेल्स हर नोम से ज्यादा पावरफुल है। फिर है लूजुम, एक ड्वार्फ मंक जो मार्शल स्किल्स के साथ इनर काम को बैलेंस करता है। और आखिर में है एएल, एक ऑर्क ड्रुइड जो नेचर के रॉ पावर को चैनल कर सकता है। ये ग्रुप एक यंग ह्यूमन सोलेन से मिलता है जिसके शरीर पर इंट्रिकेट टैटूज हैं और जो कल्ट ऑफ द ड्रैगन के क्लचेस से निकलकर आया है। कल्ट ऑफ द ड्रैगन एक जेलेट ग्रुप है जो मानता है कि दुनिया एक दिन अनडेड ड्रैगन्स के आयरन क्लॉज के नीचे आ जाएगी। सोलेन के रून्स दिखाते हैं कि उसे सैक्रिफाइस के लिए मार्क किया गया था और वह वेल ऑफ ड्रैगन्स के अंदर हिडन टेम्पल में जाने वाला था जो एक वॉल्केनो के अंदर छुपा है। तियामट के आसपास काफी मिस्ट्रीज हैं, वह जो दुनिया को जलाने आती है, लेकिन कुछ ड्रैगन्स ऐसे भी हैं जो सब कुछ जलाना नहीं चाहते, जैसे ओरियल, एक नोबल गोल्ड ड्रैगन जो अच्छा है और जो बहामुत से कनेक्टेड है, जो तियामत का भाई है। एपिसोड में मोरा कहती है कि ओरियल ही वह एक ड्रैगन है जो सोलेन की मदद कर सकता है। सोलेन जो तियामट के विजन से प्लेग्ड है, उसे बचाने के लिए ग्रुप ओरियल के लेयर तक पहुंचता है। वहां ओरियल सोलेन के अंदर का ईविल अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन बदकिस्मती से ईविल इतना ज्यादा था कि ओरियल उसे हैंडल नहीं कर पाता और तियामट उसके अंदर से निकल पड़ती, जो एक बड़ी सैवेजरी के साथ उनको मार डालती है। तियामट का मटेरियल प्लेन में आना कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये क्वेश्चन अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। एक लिच सॉर्सरर जो कल्ट ऑफ द ड्रैगन का लीडर लगता है, उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन वह तियामट के साइड से काफी पावरफुल स्पेल्स फ्लिंग कर रहा होता है। टैली को वह नियर किल कर लेता है पर एएल के द्वारा एक स्नेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस एपिसोड की पॉपुलैरिटी और डीएनडी के फैन बेस को देखते हुए ऐसे लगता है कि यह एक स्टैंडअलोन एपिसोड नहीं होगा और फ्यूचर में इस शो का अपना कंटिन्यूटी बन सकता है। सीफू इट टेक्स अ लाइफ एक इलेक्ट्रीफाइंग और गट पंचिंग सेगमेंट है जो अपने सोर्स मटेरियल सीफू वीडियो गेम की स्पिरिट को परफेक्टली एम्बॉडी करता है। ये एपिसोड रॉ एक्शन, ग्रिपिंग ड्रामा और रिलेंटलेस वायलेंस का ब्लेंड है जो स्टोरी को इतना ब्लड सोक्ड और इमोशनली रेजोनेंट बना देता है। ये टेल वेंजेंस, लॉस और जस्टिस के हेवी प्राइस की है। प्लॉट एक यंग मैन के आसपास घूमता है जो ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद अपने फादर और मेंटोर की मौत के बाद ब्रोकन है। उसके फादर को एक गैंग ने मार दिया और इस ट्रेजेडी से वह प्रोटेगोनिस्ट एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहा है। सीफू इट टेक्स अ लाइफ एपिसोड में प्रोटेगोनिस्ट रिवेंज के लिए भूखा है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे गेम में हुआ था। असल में गेम में भी उसे मार दिया गया था और एपिसोड में भी वही होता है, लेकिन वह मिस्टीरियसली जिंदा हो जाता है। उसकी रेजरेक्शन एक मिस्टिकल एम्यूलेट या टैलिस्मन से होती है जो उसे डेथ को चीट करने का चांस देता है, लेकिन हर बार डेथ चीट करने का एक प्राइस होता है। हर बार जब वह कॉम्बैट में मरता है वह थोड़ा और पुराना हो जाता है और उसके बॉडी पर अपने बैटल्स का टोल दिखाई देता है। ये वेंजेंस से भरी जर्नी उसे फिजिकली और स्पिरिचुअली भी पुराना बना देती है, जो कि उसे अपनी पुरानी चाइल्डहुड से दूर ले जाती है। रेजरेक्शन का एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जैसे जैसे प्रोटैगोनिस्ट पुराना होता है वैसे वैसे उसकी अटैक्स ज्यादा पावरफुल हो जाती है, लेकिन एक कैच है, हर रेजरेक्शन के साथ उसकी हीलिंग एबिलिटी कम हो जाती है और एक पॉइंट पर वह बिल्कुल हील नहीं कर सकता। उसके बाद अगली डेथ फाइनल हो जाएगी। एपिसोड की शुरुआत प्रोटैगोनिस्ट के एक डंपलिंग वेंडर ली के साथ एक छोटी सी वार्म इंटरैक्शन से होती है।
जब वह गैंग के मेंबर्स को देख लेता है जो उसके दुख का कारण है, तो वह डिस्ट्रक्शन का रास्ता अपनाता है बिना एल्डरली डंपलिंग वेंडर की वार्निंग के। ये लीड करता है एक ब्रूटल शोडाउन की तरफ एक नाइट क्लब में, जहां प्रोटैगोनिस्ट अपने एनिमीज को मार देता है, लेकिन इसके साथ उसका अपना थ्रोट स्लिट हो जाता है और उसे और पुराना हो जाना पड़ता है। जब वह दोबारा जिंदा होता है, वायलेंस और बढ़ जाता है एक जॉ ड्रॉपिंग फाइट के साथ जो ग्लास फ्लोर पर होती है। यह सीन जॉन विक की ब्रूटलिटी को ट्रिब्यूट देने के लिए ऐड किया गया था। प्रोटैगोनिस्ट अपने इंजरी के दौरान अपने स्पिरिट रेल्म में कुछ हॉन्टिंग एनकाउंटर्स करता है, जहां वह अपनी सोल के फ्रैक्चर्ड वर्जन्स को देखता है। जब डस्ट सेटल होता है तो वह गैंग के मेंबर्स को मार चुका होता है, उनके लीडर को एक ऑफ स्क्रीन ड्यूअल में मारने के बाद, और ली के पास वापस आता है। उनका रियूनियन एक इमोशनल अंडरकरेंट पर फोकस करता है, जो कि रिवेंज से ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ली प्रोटैगोनिस्ट को उसके पुराने फॉर्म में पहचानती है, और जब वह उससे पूछती है कि क्या 60 साल तक डंपलिंग्स बनाने में अपनी लाइफ इन्वेस्ट करना वर्थ था, तो प्रोटैगोनिस्ट के लिए यह सवाल होता है। ये चैप्टर सीफू यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए ग्राउंड वर्क डालता है, और ओरिजिनल गेम तुराके में प्रोटैगोनिस्ट को कई पावरफुल एडवर्सरीज का सामना करना पड़ता है, जैसे यांग जो प्रोटैगोनिस्ट का किलर है। द वंस एंड फ्यूचर किंग एपिसोड टिम मिलर के एनिमेटेड एंथोलॉजी का एक पर्सनल फेवरेट है। ये चैप्टर एमएमओ न्यू वर्ल्ड इटर्नम को एक हिलेरियस और सरप्राइजिंगली हार्टफेल्ट फैंटेसी टेल में कन्वर्ट करता है। कहानी किंग ऑलस्ट्रम के आसपास घूमती है, जो आर्नल्ड श्वार्ज़ेनेगर की आवाज में है, और वो एक एरोगेंट और सेल्फ अश्योर्ड रूलर है जो इटर्नम नाम के मैजिकल आइलैंड पर स्ट्रैंडेड है, जहां डेथ एक टेम्पोरेरी इनकन्वीनियंस है। ऑलस्ट्रम को कुछ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स का सामना करना पड़ता है, जो उसकी इनकॉम्पिटेंस और अनचेक्ड ईगो को दिखाता है। इटर्नम में डेथ परमानेंट नहीं होती, बल्कि जो लोग मरते हैं वो रिजरेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं इंजरीज के साथ जो उन्होंने पहले कैरी की थी। ऑलस्ट्रम बार बार आइलैंड को कॉन्कर करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका एंड ग्रिम और अब्सर्ड होता है, जो उसकी इनकॉम्पिटेंस और ईगो को एक्सपोज करता है। आखिर में वो सीखता है कि जो बैटल्स और एक्कोलेड्स उसने जीते थे वो सब फेक थे। आइलैंड पर कोई भी ऑलस्ट्रम को हराना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे जीतने दिया, और यही चीज उसका ईगो बढ़ाती गई। एपिसोड के रूल्स आइलैंड की इमॉर्टैलिटी और करप्शन के बीच का बैलेंस दिखाते हैं, जहां एजोथ एक रिसोर्स है जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने डिस्कवर किया था, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स ने करप्शन को जन्म दिया, जो लोगों के नेगेटिव ट्रेड्स को एम्पलीफाई कर देती है। एपिसोड में ऑलस्ट्रम के रेकलेस एम्बिशन को दिखाया गया है, जो उसे कई ऑफ स्क्रीन डेथ्स और करप्टेड वेपन्स तक ले जाता है। ऑलस्ट्रम का ट्रांसफॉर्मेशन एक जोक बन जाता है, जो वीडियो गेम्स में लेवलिंग अप को मॉक करता है बिना किसी रियल स्किल के। किंग ज़ेमा, जो गैब्रियल लूना ने प्ले किया है, ऑलस्ट्रम का मॉरल और इंटेलेक्चुअल फॉइल है। ज़ेमा एक कॉबलर्स सन है, जो हार्डवर्क और विजडम से सक्सेस तक पहुंचता है। ज़ेमा का लीडरशिप आइलैंड के एंडलेस टाइम लूप को अपने फायदे के लिए यूज करता है और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है। ऑलस्ट्रम की विक्टोरीज उसे यह दिखाती हैं कि ब्रूट फोर्स बिना अंडरस्टैंडिंग के मीनिंगलेस है। ज़ेमा की एफर्टलेस विक्ट्री ऑलस्ट्रम को एक सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंचाती है, और वो अपने पावर के भूखे होने की जगह एक मीनिंगफुल चीज बनाने का डिसीजन लेता है। ये एक क्लेवर और हार्टफेल्ट कंक्लूजन है, जो फैंटेसी ट्रोप्स को पैरोडी करता है और इमॉर्टैलिटी को समझने की कोशिश करता है। अनरियल टूर्नामेंट ज़ैन, चौथे एपिसोड में अनरियल टूर्नामेंट यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया गया है, जो गेम के ओरिजिन्स का प्रीक्वल है। ये एपिसोड ज़ान क्रीगोर की स्टोरी रिटेल करता है, जो एक रोबोट है जिसका ट्रेजिक डेस्टिनी है। ज़ान को लियोंड्रे माइनिंग कॉर्पोरेशन ने हैजर्डस ऑपरेशंस के लिए बनाया था, लेकिन वो अपने फेलो रोबोट्स के साथ रिबेलियन करने लगता है अगेंस्ट ह्यूमन ऑपरेसर्स। यह अपराइजिंग एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट है, जहां रोबोट्स को एक्सपेंडेबल समझा जाता है। ज़ान का कैरेक्टर रेजिस्टेंस का सिंबल बन जाता है, और वो लियोंड्रे के ओवरलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ता है, जो उसके और उसके फेलो रोबोट्स के साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहे थे। ज़ान एपिसोड में ज़ान अपने रोबोटिक कॉमरेड्स के साथ लियोंड्रे कॉर्पोरेशन की ग्रिप को चैलेंज करता है, जो पावर को बहुत रूथलेस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। सीक्रेट लेवल यूनिवर्स में अनरियल टूर्नामेंट सिर्फ पनिशमेंट और स्पेक्टेकल का एक मिक्सचर है। लियोंड्रे कॉर्पोरेशन ज़ैन और उसके रोबोट कंपेनियंस को कैप्चर कर लेता है और उन्हें ग्लेडिएटोरियल टीम द करप्ट में रीपर्पस कर लेता है। ये डेथ मैचेस इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि पब्लिक अनरेस्ट को क्वाश किया जा सके और ज़ैन के रिबेलियन को सबड्यू किया जा सके। गेम के लोर के मुकाबले, जहां ज़ैन एक कोल्ड और एफिशिएंट वॉरियर बन जाता है जो अपने ह्यूमन क्रिएटर्स के लिए लॉयल होता है, इस वर्जन में ज़ैन अपनी एजेंसी को मेंटेन करता है। वो फाइट करता है ड्यूटी के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल और डिफायंस के लिए। अनरियल टूर्नामेंट गेम में यह टूर्नामेंट ह्यूमैनिटी के वॉर को एलियन एससीजी से फंड करने के लिए होता है, जो वर्कर अनरेस्ट और रिवोल्ट्स को जन्म देता है। लियोंड्रे कॉर्पोरेशन टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करता है ताकि पब्लिक एग्रेशन को चैनल किया जा सके और वो खुद प्रॉफिट कमा सके।
इस एपिसोड में जैन का ऑपरेशन अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स की प्लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एससीजी भी अपीयर करते हैं और उनके राइवल टीम का लुक रेप्लिकेट किया गया है जो गेम्स से मैच करता है। एपिसोड जैन की जर्नी के थ्रू कुछ हेवी और प्रोफाउंड थीम्स को एक्सप्लोर करता है। ये अनचेक्ड कैपिटलिज्म और वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिक करता है। रोबोट्स को लाइफलेस मशीन समझा जाता है, लेकिन उनका स्ट्रगल एक मेटाफोर बन जाता है हर जगह के एक्सप्लॉयटेड लेबरर्स के लिए। एपिसोड का एंडिंग एक मैसेज है एआई पर ज्यादा रिलायंस के डेंजर्स के बारे में, और ये कॉशनरी टेल देता है कि मशीन्स को ज्यादा पावर देना किस तरह डेंजरस हो सकता है। साथ ही ऑप्रेस्ड लोगों के लिए एम्पैथी दिखाता है और यह बताता है कि जो इनजस्टिस का सामना करते हैं वो इनेविटेबल तरीके से उठकर रेजिस्टेंस करते हैं। वॉरहैमर 40,000 यूनिवर्स का एक पार्ट है और स्पेस मरीन 2 वीडियो गेम के इवेंट्स के बाद होता है। ये कहानी लेफ्टिनेंट टाइटस के आसपास घूमती है जो एक एलीट ब्लेड गार्ड स्क्वाड का हिस्सा है और उसका मिशन है केओस के एक सर्वेंट को एलिमिनेट करना। ये एपिसोड रीबर्थ और स्पेस मरीन्स की ब्रूटल क्रिएशन की रिकरिंग थीम्स को एक्सप्लोर करता है। टाइटस एक मिस्टीरियस कॉफिन लाइक बॉक्स को क्रॉस वॉर टोन बैटलफील्ड पर कैरी कर रहा होता है, जो एक एस्ट्रोपैथ को कंटेन करता है, जो एक साइकिक स्लेव होता है जो इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए क्रूशियल होता है। यह एस्ट्रोपैथ स्क्वाड को केओस स्पेक्ट्रल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करता है। ब्लेड गार्ड मरीन्स केओस गॉड सिंच के सर्वेंट्स का सामना करते हैं और फैंस को ये टेंगोर और एक मैसिव स्टैच्यू ऑफ द लॉर्ड ऑफ चेंज के रूप में दिखाई देगा। पर असली खतरा स्टैच्यू के स्टाफ के अंदर डोरमेंट होता है जो एक सिंच सॉर्सरर है। यह नया फो केओस को एम्बॉडी करता है जो हॉरिफाइंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ टेंटिकल्स, बिजार आईज और माइंड ट्विस्टिंग पावर्स रखता है। एपिसोड में फोकस शिफ्ट होता है स्क्वाड के सार्जेंट मूरुस पर और एक नए कैरेक्टर पर। यह रिवील होता है कि मूरुस ने टाइटस को एक चाइल्ड के रूप में रिक्रूट किया था क्योंकि उसने टाइटस को देखकर नोटिस किया था कि उसमें फियर का बिल्कुल भी एब्सेंस है। जब बाकी स्पेस मरीन्स को एक ग्रूलिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद शेप किया जाता है, टाइटस को किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका नेचुरल फियरलेसनेस उसे अलग बनाता था। पर ये फियरलेसनेस उसके लिए भी एक अनसेटलिंग क्वेश्चन रेज करता है। जब सॉर्सरर मूरुस को विजन से टॉर्मेंट करता है तो स्टोरी एक चिलिंग टर्न ले लेती है। मूरुस के हेलुसिनेशंस में वह टाइटस को एक केओस डिसाइपल के रूप में देखने लगता है जो अपने पुराने मेंटर को स्टैब कर रहा होता है। यह विजन ये सजेस्ट करता है कि टाइटस का फियरलेसनेस उसे केओस की सेडक्टिव पावर के लिए वल्नरेबल बना सकता है। एपिसोड पहले स्पेस मरीन गेम के इवेंट्स से टाई करता है जहां टाइटस को हेरेसी के लिए अक्यूज किया गया था, लेकिन इस डार्क इम्प्लीकेशन के बावजूद टाइटस की फियरलेसनेस ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अपने विजन में वह सॉर्सरर को फाइट बैक करता है और क्रीचर को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। जब डस्ट सेटल होता है, मूरुस अपने माइंड में टाइटस की नेचर को रिफ्लेक्ट करता है और सोचता है कि एक फियरलेसली सोल क्या कुछ कर सकता है। टाइटस ह्यूमैनिटी का अनवेवरिंग डिफेंडर बन जाता है जो अपनी डिटर्मिनेशन से हीरोइक और हॉन्टिंग दोनों लगता है। एपिसोड 6 पैकमैन सर्कल सर्कल। पैकमैन सर्कल सर्कल एपिसोड सीक्रेट लेवल की सीरीज का एक यूनिक एपिसोड है जो क्लासिक पैकमैन गेम को रीइमेजिन करता है एक स्केरी और थ्रिलिंग जंगल लाइक मेज के रूप में, फिल्ड विद मिस्ट्री और मॉरल एम्बिग्युइटी। ये एपिसोड गेम के आइकॉनिक एलिमेंट्स को सिंबॉलिक नॉट्स के रूप में रीइमेजिन करता है। पक एक ग्लोविंग येलो ऑर्ब है जो पैकमैन की स्पिरिट को एम्बॉडी करता है, और द सोर्ड्समैन जो एक कंफ्यूज्ड ह्यूमनॉइड है गेम के प्रोटैगनिस्ट की तरह एक्ट करता है। सोर्ड्समैन का ब्लेड पैकमैन के ओपन माउथ शेप का क्रॉस गार्ड रखता है जो पुराने क्लासिक प्रोडक्ट को एक नई थ्रिलिंग पैकेजिंग में डालता है। पक सोर्ड्समैन को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है, टॉन्टिंग फ्रेज यू मस्ट बी हंग्री कहकर, जो गेम के फोकस को रिप्रेजेंट करता है पेलेट्स को खाना इन एंडलेस परस्यूट। सोर्ड्समैन बीस्ट और आइकॉनिक चेरीज को कंज्यूम करता है, जबकि पक उसे मेज के हंग्री गोस्ट को खाने के लिए एनकरेज करता है जो गेम मैकेनिक्स को रेफरेंस करता है जहां गोस्ट को चेस करना होता है। एपिसोड डीपर थीम्स को एक्सप्लोर करता है जैसे रेपिटिशन और फ्यूटिलिटी। टाइटल सर्कल ये बताता है कि सोर्ड्समैन को मेज में ट्रैप कर दिया गया है जहां वह रिपीटेडली मेज को सॉल्व करने की कोशिश करता है, होपिंग फॉर सक्सेस। यह लूप वीडियो गेम्स की रेपिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है जहां डेथ और रिट्राइज इंटीग्रल होते हैं। ओरिजिनल गेम के अपबीट प्रेमिस से अलग सर्कल सर्कल डार्कर टेरिटरी एक्सप्लोर करता है। सोर्ड्समैन इवेंचुअली रियलाइज करता है कि पैकमैन, जो यहाँ एक फीमेल कैरेक्टर के रूप में दिखाई जाती है, शायद हीरो नहीं है। जब सोर्ड्समैन पक को अपने अंदर से निकालता है और उसकी पावर को डिसेबल करता है तो वह पैकमैन को मेज में ट्रैप कर देता है। उसका फाइनल लाइन यू आर द वन ट्रैप्ड एक और स्टोरी बताता है। यह एपिसोड पैकमैन को एक मैनिपुलेटिव फोर्स के रूप में दिखाता है जो अपने क्वेस्ट फॉर फ्रीडम के लिए कई सोर्ड्समैन को यूज कर रही थी। एंडिंग में पैकमैन को मॉरली एम्बिगुअस फिगर के रूप में रीफ्रेम्ड किया जाता है जहां उसकी मेथड्स अनएथिकल हैं। एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में काफी सस्पेंडेड सोर्ड्समैन दिखाए जाते हैं जो ये हिंट करते हैं कि ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और जब तक
पक अपनी रिलीज नहीं पाती, ये चलता रहेगा। इस तरीके से ओरिजिनल नैरेटिव को उल्टा करने से सर्कल एक फ्रेश टेक जैसा फील होता है, जो क्लासिक 2D गेम को फिलोसॉफिकल डेप्थ और क्रिटिक के साथ लेयर करता है, जो वीडियो गेम्स और जिंदगी की रेपिटेटिव साइकिल्स को समझाता है। क्रॉसफायर गुड कॉन्फ्लिक्ट सीक्रेट लेवल का एपिसोड है, जो 2007 के क्रॉसफायर गेम से इंस्पायर्ड है, जो एशिया में काफी पॉपुलर हुआ था लेकिन वेस्ट में उतना स्प्लैश नहीं कर पाया। यह एपिसोड गेम के स्ट्रैटेजिक टीम बैटल्स को हाईलाइट करता है, जो सोलो मिशन से अलग होते हैं, जहां 2 फैक्शंस ब्लैक लिस्ट और ग्लोबल रिस्क स्टोरी के सेंटर में होते हैं। एपिसोड ओरिजिनल गेम की लोर पर बेस्ड है, लेकिन उसमें इमोशनल ट्विस्ट ऐड किया गया है, जो एक्शन पैक्ड फ्रेमवर्क को एनहांस करता है। स्टोरी ब्लैकलिस्ट मर्सनरीज के साथ शुरू होती है, जो एक क्लाइंट को बॉर्डर के अक्रॉस डिलीवर कर रहे होते हैं। यह क्लाइंट एक अनट्रस्टवर्दी फिगर है, जो यूजुअली उन्हें एलिमिनेट करना होता है, लेकिन इस बार वो उन्हें पैसे देकर अपने आप को और एक मिस्टीरियस सूटकेस को फ्रीडम फाइटर्स तक डिलीवर करने के लिए हायर करता है। क्लाइंट की मोटिव्स सेल्फ सर्विंग हैं और सूटकेस में कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू है, जो सस्पिशन को बढ़ाता है। टेंशंस तब बढ़ जाती हैं जब ग्लोबल रिस्क ऑपरेटिव्स मिशन को इंटरसेप्ट करते हैं, जिनका गोल सूटकेस को रिट्रीव करना होता है। यहाँ दोनों फैक्शंस एक सरप्राइजिंगली रिस्ट्रेन्ड मैनर में फाइट करते हैं, जहाँ कोई भी दूसरे को वाइप आउट नहीं करता। ये यूजुअल शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर डायनामिक का कॉन्ट्रास्ट है, जो टिपिकल फर्स्ट पर्सन शूटर्स में होता है। दोनों साइड्स अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करते हैं। ब्लैक लिस्ट के ऑपरेटिव ने क्लाइंट को सूटकेस से सेपरेट कर लिया ताकि स्टैंड ऑफ को ईज किया जा सके और क्लाइंट को बिना हार्म के एस्केप मिल सके। मीनवाइल ग्लोबल रिस्क ने पैकेज रिट्रीव कर लिया और अपना मिशन कंप्लीट किया। दोनों टीम्स टेक्निकली अपने गोल्स अचीव कर लेती हैं, लीविंग द क्लाइंट एज द ओनली ट्रू लूजर। क्लाइंट की मिसफॉर्चून भी एपिसोड के मॉरल एम्बिग्विटी का सेंट्रल थीम है। वह चाहता था कि सूटकेस से प्रॉफिट हो, लेकिन अपने हायर करते वक्त इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्लोज नहीं किया था। जब वह अपने डेस्टिनेशन पर बिना पैकेज के पहुंचता है, तो वह रियलाइज करता है कि फ्रीडम फाइटर्स जो उसका इंतजार कर रहे हैं शायद उसे माफ नहीं करेंगे। ब्लैक लिस्ट अपने काम को कंप्लीट करते हुए उसे बॉर्डर पर छोड़ देती है और उसकी फेट बैलेंस पर होती है। उसकी ग्रीड और डिसऑनेस्टी ने उसे वल्नरेबल बना दिया है। एपिसोड का टोन क्रॉसफायर के ब्रॉडर थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है, जो दोनों फैक्शंस को मर्सनरीज के रूप में दिखाता है, जो ड्यूटी से ड्रिवन होते हैं, मोरालिटी से नहीं। कोई फैक्शन इनहेरेंटली गुड या बैड नहीं दिखाया जाता। रियल विलन अगर कोई है तो वह क्लाइंट की सेल्फिशनेस और शॉर्ट साइटेडनेस है। एपिसोड का मॉडर्न एस्थेटिक क्रॉसफायर फ्रेंचाइज में एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, जो अल्ट्रा रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल का यूज करता है, जिससे कैरेक्टर्स में न्यूआंस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, जो ओरिजिनल गेम में एब्सेंट थी। फेटालिटीज को अवॉइड करना यह दिखाता है कि ये ऑपरेटिव्स इंसान हैं और उनके डिसीजंस उनके एक्शंस डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक फेमस कोट है, इट्स नॉट हु वी आर अंडरनीथ बट व्हाट वी डू दैट डिफाइंस अस। आर्मर्ड कोर एसेट मैनेजमेंट एपिसोड का फाइनल पार्ट सीक्रेट लेवल की सीरीज का एक एक्सप्लोसिव चैप्टर है, जिसमें कियानू रीव्स एक नेमलेस पायलट के रूप में अपीयर होते हैं। ये एपिसोड आर्मर्ड कोर यूनिवर्स से है और रीव्स ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, जो सर्वाइवल, ऑगमेंटेशन और मॉरल एम्बिग्यूटी के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। ये स्टोरी लॉन्ग टाइम फैंस के लिए भी है, लेकिन ये आइडेंटिटी, पर्पस और ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस भी उठाता है। पायलट, जो रीव्स के द्वारा वॉइस किया गया है, एक पावरफुल मेक सूट ऑपरेट करता है और उसका सोल गोल है सक्सेस पाना, चाहे जो भी कॉस्ट हो। ह्यूमन सोसाइटी से आउटकास्ट, वह अपने काम में पर्पस ढूंढता है और एनिमीज को मारकर मिशंस कंप्लीट करता है। एक डिसएम्बॉडीड वॉइस, जो हो सकता है उसकी अपनी कॉन्शियसनेस का पार्ट हो या न्यूरल ग्लिच हो, उसके साथ होती है और उसकी सॉलिटरी एग्जिस्टेंस में एक ईरी लेयर ऐड करती है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, पायलट को कई एनिमी मैक्स मिलते हैं। इनके सिंक्रोनाइजेशन और स्ट्रेंथ के बावजूद वह उन्हें ब्रूटल एफिशिएंसी के साथ डिस्पैच करता है, अपने आप को अल्टीमेट फाइटिंग मशीन प्रूव करते हुए। उसका डिटर्मिनेशन टू विन एट ऑल कॉस्ट क्लियर होता है जब वह फ्रेजेस लाइक लेट्स मेक सम मनी कहता है, जो आर्मर्ड कोर गेम्स के मर्सनरी ड्रिवन नेचर का नॉड है। ये मिशंस कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करने और पैसा कमाने के बारे में होते हैं, जो पायलट की वर्ल्ड की कोल्ड ट्रांजैक्शनल रियलिटी को रीइंफोर्स करता है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब पायलट एक अबैंडन्ड फैक्ट्री तक पहुंचता है। वह एक और ऑगमेंटेड ह्यूमन को देखने को मिलता है, जो ब्रोकन और सफरिंग होता है और साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स के साथ होता है। वह हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन पायलट कोल्डली उसका स्कल क्रश कर देता है। यह एक्ट मर्सी है या एक राइवल को एलिमिनेट करने का तरीका, यह अनक्लियर रहता है। यह मोमेंट पायलट की ब्रूटल और मॉरली कॉम्प्लेक्स नेचर को अंडरस्कोर करता है। यह सजेस्ट होता है कि वह एक ऑगमेंटेड ह्यूमन या रीएनिमेटेड बीइंग हो सकता है, जो सिर्फ अपने मैच सूट को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया हो। उसकी वॉइस के साथ इंटरेक्शन और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देती है उसकी आइडेंटिटी को।
रीव्स का पायलट ट्रेडिशन से हटकर एक एक्टिव कम्युनिकेटर है, जबकि गेम के प्रोटैगोनिस्ट यूजुअली साइलेंट रेवंस होते हैं। ये डिविएशन इमोशनल डेप्थ ऐड करता है, जो व्यूअर्स को कैरेक्टर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट करने में मदद करता है। एपिसोड का एंडिंग एक ट्रेजेडी का सेंस छोड़ जाता है, जो फ्रैंचाइज के डार्क एग्जिस्टेंशियल नैरेटिव के बिल्कुल फिट होता है। और वीडियो को जल्दी रिलीज करने में मदद मिलेगी जब सीक्रेट लेवल का दूसरा पार्ट आए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सेफ रहो और ध्यान रखना। शुक्रिया सबको, चलो मिलते हैं।